बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि संबंधी तमाम नई जानकारियां। हमारा मकसद होता है कि हमारे किसान इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल करें और उनकी आय में वृद्धि हो सके, कृषि क्षेत्र और खुशहाल बन सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे विज्ञान और किसान में नई तकनीक के बारे में, इसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे फार्मिंग इंडिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। मधुमक्खी पालन आज के समय में बहुत फायदे वाला व्यवसाय है, इसीलिए आज के समय में किसान और युवा इसके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस व्यवसाय को बाजार से कैसे लिंक किया जाए। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं अनुषा जे, जो कि हैदराबाद की रहने वाली हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं कृषि भवन में स्थित हमारे डीडी किसान के स्टूडियो। ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट ख़त्म होने के बाद मैं आईटी कंपनी का यूएसए में वर्क किया। वो 5 साल वर्क किया। उसके बाद इंडिया आने के बाद कोई फार्मर्स के सपोर्ट देना पड़ेगा और कोई खुद का एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बी कीपिंग शुरू किया। बी कीपिंग के लिए स्टार्टेड विथ 5 बॉक्सेस, 0 के लिए स्टार्ट हो गया 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्सेस ख़त्म होने के बाद पूरा एक्सपीरियंस आने के बाद में 50 बॉक्सेस वो माइग्रेशन करेगा। ये तेलंगाना, पूरा तेलंगाना में क्रॉप्स के लिए पूरा 50 बॉक्सेस के लिए माइग्रेशन ख़त्म होने के बाद में 1000 बॉक्सेस अभी है मेरे पास। 1000 बॉक्सेस 3 to 5 टन्स ऑफ हनी मैं एवरी मंथ एक्सट्रैक्शन करते हूँ और रिटेल तो भी करते हूँ। बी फ्रेश का एक ब्रांड किया, ये ब्रांड रजिस्टर करने ट्रेडमार्क के लिए हो गया। ये इसका ब्रांड से होलसेल और रिटेल में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ करते हैं। अभी मेरे पास एक न्यू प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, ये सैशेट है, ये बी फ्रेश हनी का सैशेट है, 8 ग्राम का सैशेट है। ये सैशेट वो किसी के लिए, एक छोटे बच्चे शॉप के लेने के बाद ऐसा ये 5 रुपये है, कोई एफोर्डेबल प्राइस है। ऐसी एनी पीपल कैन अफोर्ड दिस। कृषि दर्शन में आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान पारिस्थितिक क्षेत्र में वर्षा आधारित प्रौद्योगिकी के विकास और प्रचार को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हैदराबाद के संस्थान को लेकर निदेशक डॉक्टर वी.के. सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान क्रीडा के नाम से हैदराबाद में स्थित है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य सूखे वाले क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती के तौर तरीकों को ईजाद करना, किसानों तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं का निदान करना और नई तकनीकों का विकास करना है। इस संदर्भ में इस संस्थान में
एक बहुत बड़ी परियोजना जिसको ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, उसके 25 मुख्य केंद्र व 5 सहयोगी केंद्रों के माध्यम से पूरे देश भर में चलाई जा रही है। और सूखे वाले क्षेत्रों में जो कृषि की तकनीकियां हैं, जो वर्षा आधारित कृषि या कम पानी की दशा में फसल को कैसे लें और आजीविका को कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और लगभग 50 साल पूरे होने के बाद एक परिणाम के तौर पे देखा जा रहा है कि देश में सिंचित क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है और उसके साथ ही सूखे वाले क्षेत्रों में भी प्रति इकाई उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि पाई गई है। इसके अलावा हमारा संस्थान देश में मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर हर सप्ताह किसानों को एडवाइजरी जारी करता है। उनको मौसम आधारित परिस्थितियों में क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह का कीटनाशी, किस तरह की दवा या खाद या पानी का प्रबंध करना है, वह मेघदूत ऐप या बहुत सारे GKMS या दामो जैसी परियोजनाओं के माध्यम से हर किसान तक पहुंचने में बहुत ही सहयोगी है। इस परियोजना से लगभग 4.5 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा जो कि आज देश में सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन की देखी जा रही है, उसमें भारत सरकार के एक बहुत उद्देश्य परियोजना जिसको फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते हैं हम, उसमें हम खेती के सारे अवयव, चाहे फसल हो, पशुधन हो, बागवानी हो, सब्जी उत्पादन हो, मछली पालन हो या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की बात है, उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं। उसमें नई तकनीकियों का हम निजात कर रहे हैं। उन तकनीकियों को हम किसानों के बीच में ले जाके उनका मूल्यांकन करते हैं। इसके लिए पूरे देश में 151 गांव का समूह बनाया गया है। उन गांव में जो जलवायु परिवर्तन को कैसे सामर्थ्यशील बनाया जाए उसके प्रयोग किए गए और 10 साल में हम लोगों ने ये पाया कि हम इन गांवों को क्लाइमेट न्यूट्रल बना चुके हैं। वहाँ पे वहाँ जलवायु परिवर्तन का कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ये जो परिणाम है, इनको देश के विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, भारत सरकार के तमाम स्कीम के माध्यम से या बहुत सारे राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उसको हर प्रभावित क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि देश के 310 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव की होने की सबसे अधिक संभावना है। हम उसमें से 151 ज़िलों में पहुँच चुके हैं और तमाम परियोजनाओं के माध्यम से बाकी के भी ज़िलों में हम पहुँच रहे हैं, जिससे कि किसान जलवायु परिवर्तन में से प्रभावित न हो और किसी भी परिस्थिति में उसको अच्छी आय मिले, अच्छा उत्पादन मिले और उसके चेहरे पे खुशहाली हो। कृषि दर्शन में इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट
यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आप तक उन किसानों की कहानियां पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि और इससे जुड़े व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। और आज के हमारे ऐसे कृषि स्टार्टअप से जुड़े हुए सफल किसान हैं परवेज खान, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। खास तौर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। आइए जानते हैं कैसे टैंक विधि से वो मछली पालन कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी इसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी कृषि स्टार्टअप में। देश के कुछ ऐसे भी किसान हैं जो पारंपरिक खेती के साथ साथ मछली पालन कर खुद तो लाभान्वित हुए ही हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनमें से ही एक प्रगतिशील किसान है परवेज खान, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं। परवेज खान भी पहले अन्य किसानों की तरह पारंपरिक खेती करते थे। आंध्र प्रदेश के दौरे से प्रेरित होकर इन्होंने मछली पालन का काम शुरू किया।
शुरुआत में वे तालाब में मछली पालन करते थे। बाद में अधिक मुनाफे के उद्देश्य से आधुनिक तरीके से मछली पालन की टैंक पद्धति को अपनाया। टैंक पद्धति में स्थान कम होता है लेकिन उत्पादन ज्यादा मिलता है। परवेज खान ने 21,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले फिश फार्म में 25 बाय 25 फीट के 38 टैंक बना रखे हैं। इसमें 4 फीट पानी भरा रहता है। इन टैंकों में इन्होंने रीसर्कुलर एक्वाकल्चर लगवाया है, जिससे टैंक में पानी का बहाव निरंतर बना रहता है। पानी के निरंतर बहाव बने रहने से मछलियों में बीमारी की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा वे मछलियों को अच्छी क्वालिटी का संतुलित चारा देते हैं। पानी के तापमान पर वाटर पैरामीटर से निरंतर निगरानी भी रखते हैं। आज परवेज खान मछली पालन से लाखों रुपए की आमदनी तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपने क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मछली पालन की टैंक पद्धति को अपनाकर अन्य किसान भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस भाग में हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया के, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर किसानों के लिए बनाई गई हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की ऐसी ही योजना पर।
फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। हमारी सरकार बांस की खेती को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है और प्रति पौधा अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ वो व्यवसायी जो कि बांस से जुड़े हुए उत्पाद बाजार में पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें भी सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है राष्ट्रीय बांस मिशन। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जयपाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित
जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताया जिससे हमारे किसानों को लाभ हो सकता है। आशा करते हैं कि आज के कृषि दर्शन में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे हमारे किसानों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक और नई जानकारियों के साथ आप किसान भाई बहनों से फिर होगी मुलाकात। लेकिन तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई और उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जानकारी दें। महिलाओं का उत्थान करती, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती। यह योजना 2 वर्ष के लिए शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक इसके अंतर्गत खाते खोले जा सकते हैं। न्यूनतम 1000 रुपए से खाता खोला जा सकता है जी। और अधिकतम 2 लाख रुपए से खाता खोला जा सकता है। छोटी जमा पूंजी पर अधिक ब्याज देती एक योजना, महिला सम्मान बचत पत्र। सरकार आपके साथ महिला सम्मान बचत पत्र 22 जुलाई शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मिट्टी रहेगी सेहतमंद, पैदावार भी होगी शानदार। प्राकृतिक खेती से होगा मुनाफा, सरकार भी दे रही साथ। कार्यक्रम विचार विमर्श प्राकृतिक खेती 22 जुलाई शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते